गुड मॉर्निंग क्लास। हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार समझ रहे हैं ना। तो उसी सीरीज में हमें आज आगे थोड़ी सी और लेके चलना है। हमने ये देखा कि मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 ये सब हम पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 14 तक हमने पढ़ लिया है। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 को हमें अच्छे से समझना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें आज आर्टिकल जो 14 है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं समझने में, तो हम क्या किए हैं ना, उसको हम पूरा एकदम तोड़ दिए हैं। तोड़कर एकदम मतलब क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको चीजें ना समझ में आए तो आप पूछिएगा, ठीक ना। अच्छा, और एक बात और, क्लास के अंत में एक आज हम सोचे हैं कि क्वेश्चन आपको देंगे और वो क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसलिए ऐसा सोचा गया है क्योंकि देखो दिक्कत ये आ रही है, कमेंट में कुछ आपका आता है नहीं। अगर आप कमेंट करोगे नहीं तो हम ये नहीं समझ पाते ना कि मतलब आपको कितनी चीजें समझ में आई और कितनी चीजें समझ में नहीं आई। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और जब तक हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आने वाली, ना हम आपकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे और ना और भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक ना। लेकिन यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ये बात अपने दिमाग में याद रख लो कि यहाँ पर पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का डाउट आपके माइंड में ना रहे। इतनी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, इसीलिए तो लेक्चर बड़ा हो जाता है। वरना आप देखेंगे यूट्यूब पे डालेंगे तो वहां पर आपको 5 मिनट में पूरा मूल अधिकार खत्म है। 5 से 10 मिनट में पूरा मूल अधिकार खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि वहां पर आपको ना ऊपर ऊपर से चीजें ऐसे बता दी जाती हैं कि आर्टिकल 12 में ये है, 13 में ये है, 14 में ये है, 15 में ये है, 16 में ये है, 17 में ये है, 18 में ये, 19, 20 ऐसा सब बता दिया जाता है। कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। 2 मिनट तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। 1 मिनट में सारी चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद वही चीजें केवल बार बार रिपीट करवाई जाती हैं आपको, ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए। लेकिन पीसीएस उसीएस में क्या होता है, कभी कभी अंदर जाके क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट अब हमेशा बनते हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन आपसे तो लगेंगे ही लगेंगे, अंदर वाले चीजों में भी आपके पास क्या होगी, अब क्लियरिटी होगी। समझ गए? इसीलिए हम क्या किए हैं, लास्ट में प्रयास करेंगे कि हम एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे ही आज हम चलिए सीरीज आगे बढ़ाते हैं। सीरीज में आज हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 15। देखो आर्टिकल 15 का आज लो ऑपरेशन करते हैं। आर्टिकल 15 का ऑपरेशन करो फटाफट। देखो आपसे ये पूछेगा कि ये जो आर्टिकल 15 है, आप ही बताओ आर्टिकल 15 जो ये बनाया गया है, समझ गए, इसमें कौन सी बात लिखी गई है। अच्छा, अगर ये मैं पूछ लूं, ये बताओ कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। हमने 6 मूल अधिकार पढ़ रखे हैं। और अगर हमने 6 मूल अधिकार पढ़ रखे हैं तो आप बताइए कि इन 6 में ये कौन सा मूल अधिकार होगा। तो आपको तुरंत बताना है कि ये समता के अधिकार में आता है। कौन से में आता है? समता के अधिकार में आता है। क्योंकि समता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं। तो ये भाई ये बताओ ये किस में आएगा, तो हम कहेंगे ये आएगा आर्टिकल 15 भी किस में आएगा, समता के अधिकार में आएगा। पहला पॉइंट आपका यही क्लियर हो गया कि आर्टिकल 15 जो है समता के अधिकार वाले मूल अधिकार में ये आता है। तो आर्टिकल 15 में क्या बात बोली गई है? आर्टिकल 15 में भेदभाव को लेकर बात बोली गई है। अगर कोई आपसे ऐसे नॉर्मली पूछता है या कभी आप शॉर्ट नोट बनाते हो तो आप केवल ऐसे बनाओगे कि आर्टिकल 15 में भेदभाव है, बस। समझ गए? आर्टिकल 15 में क्या है? भेदभाव है और कुछ नहीं है। समझ गए? यहां लिखेंगे आर्टिकल। देखो हमें नोट्स बनानी है तो नोट्स में तो हम पूरा लिखेंगे। देखो 2 नोट्स होते हैं, एक आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए जिससे आप रिवीजन करते हो, और एक पास मतलब और एक आपके पास फुल लेंथ का नोट्स होना चाहिए जिसमें आप बढ़िया से चीजों को लिखेंगे। जैसे कभी रिवीजन करते समय आपका डाउट आता है, कभी भूल जाते हो, तो वहां से रिवीजन करने, ठीक ना। तो आपके पास 2 नोट्स बनने चाहिए। 2 नोट्स का मतलब वहीं बगल में पेज में बना लिया करो। देखो ये भैया तैयार कर लिए कि कभी जब हमें रिवीजन करना होगा तो हम यहीं से रिवीजन कर लेंगे। समझ गए? अब आओ यहां पर। यहां अगर आते हैं तो इसमें क्या लिखा है, कहा गया है जो राज्य होता है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता।
भेदभाव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, राज्य स्त्रीलिंगी होती है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक राज्य और एक भेदभाव। दोनों बातें बढ़िया से समझो। हमने कहा राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा था अनुच्छेद 12 में आपने ये पढ़ रखा है कि भैया अनुच्छेद 12 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है कि कौन कौन से लोग राज्य हैं। अगर हम कहें कि बताओ जब तक कोई राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं करता है तब तक आपके मूल अधिकारों का हनन होता भी नहीं है। ये काउंट किया गया है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी अगर आपके साथ क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, पड़ोसी आपके साथ भेदभाव कर रहा है, तो ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है। ये मत सोचो कि ये मूल अधिकार हैं। पड़ोसी आपको गाली दे रहा है, पड़ोसी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, अगर आप सोचो कि ये मूल अधिकारों का हनन है तो आप बिल्कुल गलत हो। ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है। तो क्या मूल अधिकारों का हनन है? मूल अधिकारों का हनन तब माना जाता है जब कोई राज्य इन्वॉल्व हो, और राज्य की परिभाषा हमने कहां पर देख ली है? अनुच्छेद 12 में। जिनके पास कुछ शक्तियां वो क्या हैं? राज्य हैं। अगर डीएम आपके अधिकारों का हनन करेगा तो ये आप कह सकते हो कि ये मेरे मूल अधिकारों का हनन है। सीएम करेगा तब भी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट करेगा तब भी कह सकते हो, पुलिस करेगी तब भी कह सकते हो, क्योंकि इन सबको हमने क्या माना है? राज्य माना है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात अपने दिमाग में याद रख। अब आपके माता पिता आपके साथ कुछ भी बर्ताव कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपके माता पिता राज्य नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात? आओ अब यहां समझते हैं। तो राज्य का मतलब ये समझ गए क्यों बोला गया कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता? हाँ, हम समझ गए। और भेदभाव का मतलब आपको अलग नजर से देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको पहले बढ़िया से अपने दिमाग में रखो। अब देखो ये जो आर्टिकल 15 है, अगर ऐसे बनाना तो उसमें सीधे बना लेना कि आर्टिकल 15 में भेदभाव और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब देखो कहा ये जो इनके अंदर ना सब अनुच्छेद बनाए गए हैं, मतलब उप अनुच्छेद बनाए गए। उप अनुच्छेद का मतलब ये होता है कि अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद, मतलब सब आर्टिकल बनाए गए हैं। आर्टिकल के अंदर आर्टिकल। समझ गए? थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी जानो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। ठीक ना? कि मतलब जो आर्टिकल के अंदर आर्टिकल बना दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सब आर्टिकल कहते हैं। ऐसे जो आपका आर्टिकल 15 इसके अंदर भी सब आर्टिकल बनाए गए हैं। अब देखो कौन कौन से सब आर्टिकल हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर पहला जो सब आर्टिकल है वो बनाया गया है 15(1). 15(1) बनाया गया है। अब बताओ 15(1) में क्या है? तो हम कहते हैं 15(1) में देखो 15(1) में ना आधार बताया गया है, कौन कौन चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समझिए कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछता बताओ 15(1) में क्या है, तुरंत आपको बताना है कि 15(1) में आधार बताया गया। क्या बताया गया है? आधार बताया। भैया कैसा आधार? तो हम कहेंगे ये आधार बताया गया है, किस किस के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। समझ गए? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? आधार बताया गया है। और कैसा आधार होगा ये? तो आपको बताना है कि ये ऐसा आधार है जिसके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो भैया आधार लिखो, तो देखो कौन कौन से आधार बन रहे हैं। पहला आधार बताया गया है कि जन्म के स्थान पे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जन्म स्थान के आधार पर। समझ गए? जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अब ये आप कहोगे जन्म स्थान का मतलब क्या होता है? तो तुरंत आपको समझना है कि जैसे मान लो कि एक बंदा है बिहार में जन्म लिया है और एक बंदा है उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार होगी वो उत्तर प्रदेश को वाले को क्या क्या करेगी? अलग से सहायता कर सकती है। लेकिन जो वहां वाला बिहार वाला कह रहा है बिहारी हो, इसीलिए आपको हम अलग से प्रोटेक्शन नहीं देंगे। समझ गए? या हम आपको उतना लेवल का अधिकार नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ? ये भेदभाव हो गया। ये जन्म स्थान के नाम पर क्या हो गया? भेदभाव हो गया। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आरक्षण आ रहा होगा। आरक्षण इसमें नहीं आएगा। आरक्षण देखो आता है, लेकिन वहां पर ना जो आरक्षण होता है वो अभी आप समझोगे कि ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है या धनात्मक भेदभाव होता है। इसीलिए राज्य धनात्मक भेदभाव कर सकती है। वो सब चीजें अलग हो जाती हैं, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अभी। ठीक ना? तो ये अपने दिमाग में पहले भर भर के चलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ क्या नहीं कर सकती राज्य? भेदभाव नहीं कर सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है
कि लिंग के नाम पर भी नहीं किया जा सकता है। लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग का मतलब आपको पता होगा, एक मेल होता है और एक क्या होता है, तो हम कहते हैं एक फीमेल होता है। समझ गए कि भैया ये महिला है इसको कम सैलरी दो, ये पुरुष है इसको ज्यादा सैलरी दो। ये सब क्या हो रहे हैं, भेदभाव। एक महिला टीचर को 20,000 सैलरी दो और एक पुरुष टीचर को 40,000 सैलरी दो, ये क्या हुआ, भेदभाव हुआ। समझ गए। और किसके आधार पर हुआ, लिंग के आधार पर हुआ। समझ गए। तो जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है ऐसे होता है, महिला और पुरुष को देखा जाता है, ठीक ना। तो याद रखे रहना कि लिंग के आधार पर भी राज्य क्या नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है। फिर कहा गया जाति के आधार पे, जाति के आधार पर, जाति का मतलब कास्ट, ठीक ना, और लिंग का मतलब सेक्स। और यहां लिख सकते हो प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक ना। जाति के आधार या कास्ट के आधार पे भी भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। अच्छे से समझो। जाति के आधार कहने का मतलब, जैसे मान लो कि कोई जनरल कास्ट का बंदा है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहे हैं, समझ गए, और वहीं पर एक दलित कास्ट का है उसको कम सपोर्ट मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, तो हम कहेंगे ये कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा है और ये राज्य कर रही है। मान लो कि थाने में एक केस गया है, समझ गया, थाने में एक केस गया और केस जब वहां पर जाता है, देखो दो लोग अपराधी हैं, एक अपराधी है जनरल कास्ट का और एक अपराधी है दलित कास्ट का। उसके बाद पुलिस क्या करती है, जो जनरल कास्ट वाला था उसको अच्छे से बैठा रही है और जो दलित कास्ट का था उसको नीचे बैठा रही है। तो ये क्या कर रही है, पुलिस भेदभाव कर रही है। किसके आधार पे कर रही है, जाति के आधार पे भेदभाव कर रही है। तो ये सारी चीजें ना हो, समझ गए। तो हमने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और किसके आधार पर नहीं होगा, हम कहेंगे नस्ल के आधार पर नहीं होगा। नस्ल को हम अंग्रेजी में रेस कहते हैं, समझ गए। मतलब रेस के आधार पर भी क्या नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। रेस का संबंध अगर कभी आपसे बताया जाए तो ये समझ जाओ कि ब्लड से होता है, खून से होता है। जैसे हम नहीं कहते हैं कि ये नस्ल की गाय है, ये नस्ल की भैंस है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसके खून से उसको नापा जा रहा है, आंका जा रहा है, समझ गए। तो ये नस्ल है, हम कहते हैं ये अफ्रीकन नस्ल है, ये इंडियन नस्ल है, समझ गए। अच्छा, और ज्यादा अगर आपको नस्ल के बारे में चाहिए तो आप नागरिकता वाला वीडियो देखिए, वहां आपको मिलेगा, समझ गए। तो ये है, नस्ल के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और किसके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं वर्ग के नाम पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। क्लास, क्लास का मतलब ये होता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। जैसे ना आज के समय में आपने देखा होगा एक ओबीसी बनाया गया है, एक जनरल बनाया गया है, एक एससी बनाया गया, एक एसटी बनाया गया, ये सब वर्ग में आते हैं, समझ गए। और किसके आधार पे, तो हम कहते हैं रंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि गोरा है इसको ज्यादा प्रोटेक्शन दो। प्रोटेक्शन का मतलब इसको मानो कि ये भगवान है, और जो काला है उसको मानो कि ये एकदम राक्षस है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब भेदभाव हो रहे हैं। तो यही अपना संविधान क्या कहता है भैया, इतने चीजों के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। अगर इतनी चीजों के आधार पर भेदभाव करते हो तो आप मतलब फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो, समझ गए। फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो इतनी चीजों के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये बात कहां पर लिखी है, 15(1) में लिखी गई है, समझ गए। संविधान के 15(1) में लिखी गई है कि इतनी चीजों के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। बताओ 15(1) समझ में आ गया। अगर 15(1) समझ में आ गया तो आगे चलो 15(2) समझने, ठीक ना, फटाफट। अब आते हैं 15(2) पे। 15(2) यहां बना लेते हैं 15(2). अब 15(2) में कौन सी बात बताई गई है, 15(2) में बताया गया है कि कहां कहां भेदभाव नहीं हो सकता। आधार हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि 15(2) में बताया गया है कहां कहां भेदभाव नहीं हो सकता। तो भैया बताओ कहां कहां भेदभाव नहीं हो सकता। यहां हम लिखेंगे कहां कहां बताया गया है, कहां कहां भेदभाव नहीं हो सकता है, समझ गए। इतना आप समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तोड़ना सीखो, चीजों को अपने दिमाग में घुसाना सीखो, बस, समझ गए कि नहीं। तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 15(2) में क्या है, कहां कहां भेदभाव नहीं हो सकता।
तो भैया सबसे पहले लिखो, देखो हम यहां पर भी लिखेंगे कहां कहां भेदभाव नहीं होगा। तो आपको ये समझनी है इसमें पहली बात, भैया देखो भेदभाव सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा। कहां पर? सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं होगा। अब ये सार्वजनिक जगह क्या होती है? सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं हो सकती। सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं हो सकती। सार्वजनिक जगह का मतलब होता है सरकारी जगह, समझ गए? पब्लिक प्लेस, समझ गए? यहां क्या लिख सकते हो? सरकारी जगह लिख सकते हो, और इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस मतलब पब्लिक प्लेस पे क्या नहीं हो सकता है? भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, समझ गए? तो आर्टिकल 15 में यही लिखा गया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। अब जो ग्राउंड्स बोला है अब वही सब लिख रहे हो, समझ गए कि नहीं? हमने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं हो सकता, तो सार्वजनिक जगहों में हमने देखा क्या है? पब्लिक प्लेस। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पब्लिक प्लेस। जैसे देखो, मान लो कि सरकार ने एक कोई बड़ा सा कॉलेज खोल लिया, अब उस कॉलेज में कह रहा है कि दलित नहीं अलाउ है, केवल यहां पर कौन अलाउ है? जनरल अलाउ है। तो ये बाबू क्या हो रहा है? ये सार्वजनिक जगहों पर आपको जाने से एक प्रकार से रोक दिया गया, क्योंकि जो स्कूल होगा वो सरकार का अगर से, तो वो सार्वजनिक जगह बन गया, सबके लिए है वो। एक बड़ा सा उन्होंने पार्क खोला, अब पार्क में भी कह रहा है कि भैया यहां आप नहीं आ सकते हो। भैया पहले सुनो, ये सरकारी संपत्ति है और सरकार की संपत्ति पे हमारा अधिकार है, क्योंकि हम भी क्या है? हम सरकार के संसाधन है, इसीलिए सरकार की संपत्ति पे हमारा भी अधिकार है। इसीलिए याद रखे रहना, प्राइमरी आजकल के समय में आप देखते होंगे कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां जाके सभी बच्चे क्या करते हैं? तोड़फोड़ करते हैं। नहीं, तोड़फोड़ नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो अपनी भी संपत्ति है, ठीक ना? ये रखेंगे। सार्वजनिक जगहों पर यह हो सकता है कि सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसे सार्वजनिक रोड, सार्वजनिक रोड मतलब सार्वजनिक सड़क लिख दूं यहां पर तो आप समझ जाएंगे, सार्वजनिक सड़क पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कभी कहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी सड़क है तो उस पे आपको चलने से रोका नहीं जा सकता। तो कुछ जने कहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि हाईवे है, हाईवे जहां जैसे बड़े बड़े हाईवे होते हैं ना, जैसे मान लो यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब ये सब क्या है? बड़े बड़े हाईवे हैं। तो आप तो कहते हो सर इस पे पैसे लिए जाते हैं। हाँ, मतलब पैसे लिए जाते, इसका मतलब आपको रोका जा रहा है। हाँ, ये भी आपको रोका जा रहा है, लेकिन उसमें देखो बातें ये आती हैं कि उसमें पैसा लगा है, समझ गए? और सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले एक डिसीजन इस पे आया, मतलब निर्णय आया हुआ है या जजमेंट आया हुआ है, उसमें ये बात बोली गई है कि सरकार क्या करेगी? अगर एक हाईवे बना रही है तो हाईवे के बगल में एक पतले सा सड़क बना देगी ताकि आम लोग भी उस पर चल सके जिनके पास पैसे ना हो, समझ गए? तो उस पे रोका, क्योंकि भैया देखो अगर सरकार कुछ करेगी नहीं तो अगर रोड से नहीं बनाएगी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और अगर वो सबको अलाउ कर देगी तो आपको पता है भीड़ उस पर आ जाएगी, ट्रैफिक आ जाएगी, ना सरकार की कमाई होगी ना संसाधन अच्छे चलेंगे। इसलिए जो अगर उस पर पैसे देगा तो उसकी कीमत समझेगा, और जो पैसे नहीं देगा उसकी कीमत नहीं समझेगा। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे कंटेंट आपने देखा होगा यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे भी पढ़े हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उसको ऐसे हल्के में लेके चले जाते हैं, समझ गए? अगर वही अभी 1.5 लाख रुपए देके पढ़ते, 1.5-2 लाख रुपए फीस देके पढ़ते तो बड़े मन से पढ़ते हो, बहुत मन से पढ़ते हैं। और पढ़ाया क्या जाएगा? एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। अगर आप पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा पढ़ाया क्या जाता है, सिर्फ वहां पर यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से जब आपका बेस तैयार हो जाता है तो आपसे बोला जाता है कि अब आप जाओ स्टैंडर्ड बुक कोई पढ़ लो। थोड़ी भैया न्यूज की चीजें उसमें बता दी जाती हैं, न्यूज की चीजें, ये केस हुआ, वो केस हुआ, ऐसे केस हुआ, वैसे केस हुआ, देखो इसमें ये कनेक्टिविटी बना लो, उसमें वो कनेक्टिविटी बना लो, बस यही है आईएएस पीसीएस लिखने वाले में। बाकी देखो फैक्चुअल डाटा तो बहुत कुछ पूछता है, समझ गए? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। सार्वजनिक सड़क पर भी आपको आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और बताया गया है पब्लिक टैंक हो, पब्लिक कुआं हो तो वहां पर भी, जैसे यहां पर लिख सकते हो आप सार्वजनिक कुआं हो, चाहे कुआं हो, चाहे टैंक हो और चाहे तालाब हो,
कहीं पर भी आपके साथ क्या नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। देखो ये जब संविधान बन रहा था तो उस समय क्या होता था, जो ये उच्च कास्ट के लोग हुआ करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो दलित हुआ करते थे ना, इनको कुआं से पानी भरने नहीं देते थे। तो अम्बेडकर जी को ये सब झेलना पड़ा था। तो अम्बेडकर जी ने क्या कर दिया, कहा कि चलो रुको, अब की बात जब मैं संविधान लिखूंगा तो 15(2) बना दूंगा, और 15(2) में ये सारी चीजें लिख दूंगा कि आप ये नहीं कर सकते हो, और जो आपका संविधान होगा ना वो सबसे बड़ी बुक होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यही चीज उसमें डाल दिया गया है सब, कि अगर कहीं पर सार्वजनिक कुआं है, टैंक है, तालाब है, तो वहां से आपको ना कोई जाने से रोक सकता है, और ना ही वहां के पानी को लेने से कोई आपको रोक सकता है। समझ गए कि नहीं? मतलब यहां से यहां जगहों पर आप भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता, बता दिया गया। और कहां नहीं होगा भेदभाव? तो हम कहेंगे होटल्स में नहीं होगा। होटल्स में मतलब होटल में भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता। और कहां? उसमें लिखा गया है रेस्टोरेंट। समझ गए? रेस्टोरेंट, यहां पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, सब उसमें लिखे गए हैं। अच्छा, और कहां नहीं हो सकता? हम कहेंगे मनोरंजन के जगहों पर भी आपके साथ क्या नहीं हो सकता, मनोरंजन के जगहों पर भी आपके साथ क्या नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। और मनोरंजन का मतलब होता है इंटरटेनमेंट प्लेस। क्या होता है? इंटरटेनमेंट प्लेस के स्थान, मतलब कि वहां पर भी आपके साथ क्या नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता है। समझ गए? मनोरंजन में जैसे अगर आप को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सिनेमा हॉल। समझ गए? सिनेमा हॉल। समझ गए कि नहीं समझ गए? आर्टिकल 15(1) समझ में आया आपको? 15(2) समझ में आया? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ और भी ऐसे पब्लिक प्लेस होते हैं जो राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं, तो ऐसे जगहों पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकते। जहां जहां राज्य का अधिकार है या मतलब सरकार का अधिकार है, वहां आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप वहां पर जाओ और वहां आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर वहां आपके साथ भेदभाव होता है, तुरंत आप कह देना कि ये तो मेरे मूल अधिकारों का हनन है, अब मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, या जा रही हूं सुप्रीम कोर्ट, या कहां जा रही हूं, हाई कोर्ट। समझ गए? क्यों? क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर हमें हाई कोर्ट जाना हो तो आप कमेंट करिएगा, अगर हमें हाई कोर्ट जाना होगा तो हम कौन से अनुच्छेद के थ्रू वहां पर जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक मैं बताता हूं, एक आप करिए। आपको सो रहे हो ना सभी लोग, तो मजा नहीं आता ना ऐसे करने में। अब देखो, अब आगे चलते हैं। पढ़ लिए 15(2) भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 15(3) पढ़ेंगे। इतनी चीजें फटाफट याद कर लेंगे बढ़िया से बढ़िया से। अब यहां लिखोगे 15(3). अब 15(3) में क्या है? अब देखो, अब बवाल शुरू होगा। 15(3) में यह बात बोला गया है कि ये जो राज्य नहीं है, इसको ना विशेष शक्ति मिल गई बेचारी को। कैसी शक्ति? अब कह रहा है कि जो आर्टिकल 15(3) है, ये राज्य को शक्ति देता है। अरे भैया, कौन सी शक्ति देता है? तो ये राज्य को शक्ति देता है कि हे राज्य, तुम महिलाओं तथा बच्चों के बेटरमेंट या एडवांसमेंट के लिए क्या कर सकते हो, कोई ना कोई कदम उठा सकते हो। मतलब कोई विशेष प्रावधान कर सकते हो ताकि महिलाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति क्या हो जाए, बदल जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे मान लीजिए कि अभी महिला पीछे है नहीं, रियलिटी में माना गया है कि महिला पीछे है, लेकिन अगर आप घर के लेवल पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आता महिला नहीं पीछे बल्कि पुरुष पीछे है। समझ गए? लेकिन जब ओवरऑल सरकार देखती है तो महिलाएं पीछे हैं, ऐसा देखा जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर पर्सनली देखोगे तो नहीं है, ये सबसे मजबूत तो महिलाएं ही हैं। अगर महिलाएं सबसे मजबूत ना होती तो घर कैसे महिलाएं चलाती ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे मैं समझदार है। अब आगे हम देखते हैं क्या बोली गई। आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है, या आर्टिकल 15(3) कहता है, हे राज्य, तुम महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हो। वाह वाह वाह, ये तो जैसे लग रहा है कि गीता चल रही है। समझ गए? हे राज्य, समझ गए? कह रहा हे राज्य,
तुमको ये विशेष प्रावधान बनाने की क्या है, छूट है। तुम महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए क्या कर सकते हो, विशेष प्रावधान कर सकते हो। समझ गए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस फॉर द एडवांसमेंट एंड बेटरमेंट एंड एम्पावरमेंट। समझ गए कि नहीं? तो इतनी चीजें आपके दिमाग में बातें घुस जानी चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाओगे। समझ गए कि नहीं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं आप एनर्जी के साथ नहीं पढ़ाते हो। अरे एनर्जी इसमें कहां से आ रही भाई, आपको कंटेंट से मतलब है कि मेरी एनर्जी से मतलब है। समझ गए कि नहीं? अब यहां लिखो, अब यहां हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे राज्य के पास, या ऐसे लिख ले, राज्य क्या कर सकता है, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अच्छा, जिनको लिखना होगा अपने भाषा में अच्छे से भी लिख सकते हैं, विशेष प्रावधान कर सकता है। और किसके लिए कर सकता है, तो हम कहते हैं ये महिलाओं के लिए। और किसके लिए, तो हम कहेंगे बच्चों के लिए। अरे क्यों करेगा, हम कहेंगे उनके कल्याण के लिए। समझ गए? क्लियर हो गई ना बढ़िया से, ऐसे क्लियर किया तो मतलब राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए या उनको ऊपर उठाने के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। इसीलिए याद रखे रहना, अगर कभी पूछ ले कि ये बताओ महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध कहां पर है, तो आपको बताने हैं 15(3) में है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब देखो इसी से संबंधित एक आर्टिकल ना आपका डीपीएसपी में आता है। कोई ये नहीं कहेगा डीपीएसपी हमें नहीं समझ में आता है। आने वाले लेक्चरों में आप डीपीएसपी अच्छे से समझोगे। यहां केवल आपको इतना समझना है कि डीपीएसपी क्या है। एक भाग उसमें भी आता है, भाग 4 में डीपीएसपी है, और उसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ गए? और उसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46, मतलब आर्टिकल 46। समझ गए? तो यहां पर एक आर्टिकल और है, कौन सा आर्टिकल, 46। ऐसा जैसे 15(3) में नहीं कहा गया है, ऐसे 15 इसमें 46 में भी कहा गया है। लेकिन याद रख के रहना, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी में अंतर क्या है, उसमें केवल ना गाइडलाइन दी गई है। समझ गए? उसमें गाइडलाइन दी गई है कि ये चीजें राज्य को करना चाहिए। जैसे राज्य को पंचायत बना लेना चाहिए, समझ गए, राज्य को नालसा बना लेना चाहिए। समझ गए कि नहीं? महिलाओं को अगर इनको छूट देनी चाहिए, ये सब सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। तो ये जो आर्टिकल 46 है, इसमें ये बात बोली गई है, देखो राज्य तुम्हारे पास ये अधिकार है या तुम्हें ये करना चाहिए। समझ गए? क्या आर्टिकल 46 क्या कहता है, हे राज्य, आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है, हे राज्य तुम ना SC ST तथा बीकर सेक्शन के कल्याण के लिए, समझ गए, विशेष प्रावधान कर सकते हो। वाह वाह, क्या बात है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा बताओ, समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए हाँ समझ में आ रहा है। समझ गए? यहां पर हम क्या करेंगे, अब देखो भैया बनाएंगे क्या, कहता है हे राज्य, मैंने नाम लिया ना, हे राज्य SC, मतलब हे राज्य तुम SC ST तथा बीकर सेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, उनके कल्याण के लिए क्या कर सकते हो, विशेष प्रावधान कर सकते हो। समझ गए? इसमें क्या लिखा गया है, तो हम कहेंगे SC ST तथा बीकर सेक्शन लिखना है। क्या लिखोगे, बीकर सेक्शन, बीकर सेक्शन के लिए ऐसे लिखेंगे, लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। समझ गए? क्या लिखोगे, SC ST तथा बीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। समझ गए? कहा गया है कि हे राज्य तुम, मतलब उसमें ये बात बोली गई, ऐसा नहीं लिखा जाता है कि हे राज्य तुम, उतना आप समझ रहे हो ना। उसमें बात ये ऐसे लिखी जाती है, राज्यों के पास ये अधिकार है कि वह SC ST तथा बीकर सेक्शन के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसे लिखा जाता है। ये तो आपको रटने के लिए बताया जाता है ना, हे राज्य तुम ना SC ST तथा बीकर सेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, विशेष प्रावधान कर सकते हो, ताकि उनका भी क्या हो सके, कल्याण हो सके। समझे कि नहीं? अब देखो वही चीज,
अब हम कहेंगे एससी क्या होते हैं, हम कहेंगे एससी का मतलब होता है हिंदी में अनुसूचित जाति, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट। क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। शेड्यूल कास्ट की अंग्रेजी देखो ये है, शेड्यूल कास्ट इनको कहा जाता है। और एसटी को कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब के नाम से इनको जाना जाता है। इनको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति कहते हैं। इनको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये कौन है भैया? तो हम कहेंगे जो अपने यहाँ दलित लोग हैं उन्हीं को कहा जाता है। दलित का मतलब एकदम पिछड़े लोग, समझ गए? जिसमें अपने जैसे हम कहते हैं हरिजन बंधु भी आते हैं, समझ गए? उन्हीं लोगों से ज्यादा हम क्या करते हैं, इस चीज को पकड़ते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी मतलब की जातियां हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, कन्नौजिया, ये सब बहुत सारे हैं इसमें। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो यहाँ पर दलित लोग होते हैं उनको हम किस में ले जाते हैं? अनुसूचित जाति में ले जाके रखे हैं। अनुसूचित जाति का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही पिछड़े हैं, समझ गए? एकदम पूरा शेड्यूल्ड है, मतलब बहुत ही ये पीछे चले गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, मतलब अनुसूचित जात बोला जाता है, ठीक ना? इनको पहले यहाँ ये लोग सूचित ही नहीं करते थे, मतलब शेड्यूल में रखते ही नहीं थे, तभी ऐसा बोला गया। ये कौन होते बाबू? तो हम कहेंगे ये लोग जो है ना, ये जंगलों में निवास करने वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं? तो हम कहते हैं ये जंगलों तथा पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है, या निवास करने वाले लोग होते हैं ये, समझ गए? जंगलों तथा पहाड़ों पर जो लोग निवास करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। और जब हम प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति, समझ गए? एस का मतलब शेड्यूल, सी का मतलब कास्ट, एस का मतलब शेड्यूल, टी का मतलब ट्राइब। अब थोड़ा बीकर सेक्शन का ऑपरेशन कर दो। आज भैया बीकर सेक्शन का ऑपरेशन करते हैं। अब ये जो बीकर सेक्शन है ये अपने संविधान में डिफाइन कैसे किया गया? देखो, बीकर सेक्शन में जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग में जैसे महिलाओं को लिया गया है, बच्चों को लिया गया है, समझ गए? और जो ये आर्टिकल आपका 46 है वहां पर बीकर सेक्शन मेंशन्ड है, वहां पर ओबीसी नहीं मेंशन्ड है, और ओबीसी को भी बीकर सेक्शन में रखा गया है। ओबीसी को भी बीकर सेक्शन में रखा गया है। इतनी बात आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए कि बीकर सेक्शन में और किसको रखा गया? ओबीसी को। तो ये जो केस टू केस आता है तब ये डिफाइन किया जाता है कि बीकर सेक्शन में कौन आएगा। लेकिन याद रखे रहना 46 में ओबीसी नहीं मेंशन्ड है, लेकिन जब संविधान संशोधन होता है तब जाके ओबीसी नाम का वर्ड मेंशन्ड होता है, समझ गए? तो बीकर सेक्शन में हम किसको बोलेंगे? हम कहेंगे इसमें महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, ठीक ना? और ओबीसी आता है। ओबीसी का मतलब होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, समझ गए? या इसी को हम क्या कहते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। पढ़ लियो बढ़िया से, समझ गए? अब देखो इतनी कहानी आप जैसे बढ़िया से देख रहे हो। अब ये सब कहानियां जब चल रही थी तो एक राज्य है उसका नाम था मद्रास, और मद्रास राज्य का मतलब जो मद्रास राज्य है वहां पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। समझे कि नहीं? ये वाला मिटाऊंगा तभी आपको मैं आगे पढ़ा पाऊंगा, समझ गए? पहले आप समझो, एक राज्य था उसका नाम था मद्रास, और मद्रास को आज के डेट में हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, समझ गए? किसके नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। अब ये क्या हुआ, वहां पर जो वहां का राज्य था वहां पर एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसको बोलते थे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो उसमें ना एमबीबीएस के एडमिशन होने थे। किसके एडमिशन होने थे? तो हमने कहा कि एमबीबीएस के एडमिशन होने थे। अब भैया जब एमबीबीएस के एडमिशन होने थे तो भैया यही बात क्या हुआ
कि जो वहां की राज्य सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया, एमबीबीएस वालों में कास्ट के आधार पे क्या कर दिया, लोगों को छूट दे दिया। समझ गए, लोगों को छूट दे दिया ताकि भी उनका क्या हो सके, जो बीकर सेक्शन वाले थे, जो एससी वाले थे, जो एसटी वाले थे, ताकि इन लोगों का भी एमबीबीएस में क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए। अब यही बात थी, या ये सारी की सारी प्रॉब्लम, या सारी की सारी जो ये केस बन रहा था, या जो सारी की सारी समस्या थी, अब इसको एक व्यक्ति था वो देख रहा था, और उस व्यक्ति का नाम था चंपकम दोराय राजन। समझ गए, व्यक्ति का नाम क्या था, तो हम कहते हैं चंपकम दोराय राजन। अब भैया चंपकम दोराय राजन जी क्या करना चाहते हो भाई, उन्होंने कहा हे मद्रास राज्य, क्या कहा उन्होंने, कहा हे मद्रास राज्य। क्या हुआ, मद्रास राज्य का क्या हुआ, कहा कि ये जो आप कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो कि एमबीबीएस में या एमबीबीएस के एडमिशन में मद्रास यूनिवर्सिटी में जो आप ये छूट दे रहे हो ना, कि उसमें एससी चले जाएं, उसमें एसटी चले जाएं, उसमें और कौन चला जाए, बीकर सेक्शन के लोग चले जाएं, उनका भी एडमिशन हो जाए, ये आप जो छूट दे रहे हो ना, ये भैया भेदभाव है। क्या है ये भेदभाव है। तो ये पता चला कि ये कैसा भेदभाव है, कहां से तुमको भेदभाव दिख रहा है। कहा देखो, अपने अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है कि तुम सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। समझ गए, और किसके आधार पे, जाति के आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ ये भी लिखा है, हाँ ये भी लिखा है। समझ गए, जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। तब क्या करें, ये तो आप जो कर रहे हो ना, ये तो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है, और आर्टिकल 15(1) जो है मूल अधिकार है, ये तो मूल अधिकारों का हनन हो गया ना। अब मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, कैसे ऐसे आप कर दिए, अब मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, अब मद्रास राज्य कहता जाओ देखो क्या कर लेते हो। चंपकम दोराय राजन कहां पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला चेक करती है, क्या मामला है। समझ गए, पूरा मामला चेक करती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है क्या मामला है। अब भैया चंपकम दोराय राजन कहते हैं कि ये देखिए मद्रास राज्य ने क्या कर दिया, ये मूल अधिकारों का हनन कर दिया, वहां पर कास्ट के आधार पे या लिंग के आधार पे यहां पर देखो भेदभाव कर रहा है ये। समझ गए, हाँ भेदभाव कर रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ये मद्रास राज्य। अरे नहीं, चंपकम दोराय राजन कहते नहीं मिलॉर्ड कर रहा है ये। उसके बाद पता चला हाँ सही में कर रहा है, सही में कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हे चंपकम दोराय राजन सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इसमें क्या बोली गई है, चंपकम दोराय राजन को सुनाती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है फार्थ तुम गलत हो। चंपकम दोराय कैसे मैं गलत हूं, ये नहीं कर रहा आर्टिकल 15(1) का हनन, हाँ कर रहा है, इस समय कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कर रहा है ना उस तरीके से होना चाहिए। समझ गए, क्योंकि हमने देखा था आर्टिकल 15(3) में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 15(3) में लिखा गया है देखो, महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और आर्टिकल 46 में यह लिखा है एससी एसटी तथा बीकर सेक्शन के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, उनको छूट दी जा सकती है। उनके कल्याण के लिए सरकार कुछ ना कुछ कर सकती है, राज्य क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अब विशेष प्रावधान उन्होंने कहा कि देखो यही है विशेष प्रावधान, अगर उनको छूट दिया जाएगा एमबीबीएस में तो एक भी दलित का बच्चा भी क्या बनेगा, एमबीबीएस बनेगा। एक बीकर सेक्शन का लोग जैसे महिला या कोई बच्चा होगा या कोई मान लेते हैं ओबीसी का लड़का होगा, वो क्या बनेगा, एमबीबीएस बनेगा। इससे क्या होगा, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी। इसलिए यहां पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जो भी भेदभाव किया गया है, किस प्रकार का भेदभाव किया गया है, कहता है धनात्मक भेदभाव किया गया है। अगर कहीं पर धनात्मक भेदभाव है तो इसका मतलब वो सही है। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हे चंपकम दोराय राजन, समझे,
हे चंपकम दोहराए राजन, राज्य जो है वो धनात्मक भेदभाव कर सकती है। धनात्मक भेदभाव का मतलब ये हुआ कि जिससे लोगों का कल्याण हो। अगर किसी लोगों का कल्याण हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा भेदभाव है, तो हम कहते हैं ये धनात्मक भेदभाव है और ये काम राज्य कर सकती है। अब ये चंपकम दोहराए राजन मुंह बना के चले आए, समझ गए। अब भैया संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने तो लिख दिया कि राज्य तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम SC ST तथा OBC या बीकर सेक्शन के कल्याण के लिए क्या करोगे, विशेष प्रावधान कर सकते हो, मतलब धनात्मक भेदभाव कर सकते हो। अब राज्य खुश, कहा वाह सुप्रीम कोर्ट आपने मेरे पक्ष में फैसला कर दिया, मुझे तो बड़ा मजा आ गया, ठीक ना। तब अंबेडकर जी कहें देखो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, समझ गए, अभी हमने कहा संविधान में इसको लिखा है। तो अंबेडकर जी ने कहा हाँ अभी संविधान में लिखना बाकी है, और क्या, अब हम संविधान में लिखेंगे। अगर संविधान में कोई चीज जोड़ना हो घटाना हो तो उसको कहते हैं संशोधन। इसका मतलब अब क्या होगा, अब संविधान में संशोधन होगा, समझ गए। अब संविधान में संशोधन होगा और जो संशोधन होता है पहला संविधान संशोधन 1951 होता है और उसमें ये प्रावधान रखा जाता है कि भैया राज्य के पास ये अधिकार है कि किसी के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, खासकर SC ST तथा OBC या बीकर सेक्शन के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है। हमने कहा कि वहां पर भेदभाव किया जा सकता है या राज्य क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। बताओ समझ में आया। केस को केस की तरह समझोगे ना बहुत बेहतरीन समझ में आती है चीजें, समझ गए कि नहीं समझ गए। वहां पर एकदम ऐसे कहानी बना लो भैया, अपना दिमाग उसमें लगा लो, बस कहानी खत्म, समझ गए। अब जो चंपकम दोहराए राजन थे ना उनको अब देखो कैसे कैसे समझा रहे हैं अंबेडकर जी। कहते चंपकम दोहराए राजन आओ तुमको थोड़ी और समझाते हैं, आओ भैया तुमको और थोड़ी समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, कहा देखो तुम तो हो अमीर, तुमको बातें समझ में आएंगी नहीं, और ये भी मान लो कि आप तो जैसे लग रहे हो कि वकील हो भी, समझ गए। तो उसमें क्या होता है का आओ आपको समझाते हैं। उस समय जो अंबेडकर जी थे लॉ मिनिस्टर थे, मतलब कानून मंत्री थे, समझ गए, या विधि मंत्री थे उस समय, और नेहरू जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अब बात क्या आती देखो, अब अंबेडकर जी उसको मतलब उनको समझा रहे हैं कि देखो अभी हमने कहा ये देखो ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड मतलब ये जमीन है, और ये है दीवार, एक है दीवार। अब मैं कह रहा हूं एक आदमी ऐसे बड़ा सा पूरा टच कर रहा है इसको, इसके पैर नीचे जमीन पे बना देता हूं, ये इसकी बॉडी बन गई। ये है बड़ा आदमी, ये पूरा जहां उसको पीक है उसका वो टच किया है, ये तो ये पहुंच गया, ऐसे कर रहा है ये पहुंच जा रहा है, समझ गए, ये पहुंच जा रहा है। तो इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि ये कैसा था, हमने कहा ये मान लेते हैं अमीर वर्ग का था, कहने का मतलब जनरल कास्ट मान लेते हैं, जनरल है ये। अब एक बेचारा दलित है, वो इतना अभी छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा, ठीक ना। अब ये भी जाना चाहता है ऊपर जाना चाहता है, लेकिन बेचारा किसी कारण से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये क्या करेगा, कहेगा कि अरे मुझे कोई सपोर्ट करो, नीचे से उठाओ ताकि मैं भी इसे टच कर जाऊं, समझ गए। तो ये क्या कह रहा मुझे कोई सपोर्ट करो ताकि मैं भी इसको टच कर जाऊं, और यहां से जब इसको ऐसे सपोर्ट मिलेगा, यहां से कोई इसको उठाएगा तभी तो ये इसको टच कर पाएगा, इस वाली लाइन को, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहां से क्या करेगा, यहां से जब इसको भैया छूट दोगे, आरक्षण दोगे, तभी तो ये ऊपर जाएगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। हाँ, तब वही कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि चंपकम दोहराए राजन सुनो, इनके एडवांसमेंट के लिए या इनको ऊपर उठाने के लिए, इनकी गरीबी को दूर करने के लिए इनको नीचे से पुशअप दो, समझ गए, इनको नीचे से पुशअप दो ताकि ये भी यहीं पर पहुंच जाएं और आपके बराबर हो जाएं और गरीबी क्या हो जाए, चली जाए, समझ गए। और ये जो लेवल बनाया गया ना इसको बोलते हैं प्लेइंग फील्ड लेवल बोलते हैं, प्लेइंग फील्ड लेवल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है
कि ये जिसको जितने की जरूरत है उसको उतना आरक्षण दो। समझ गए? जितने की जरूरत हो उसको उतना आरक्षण दो या उसको उतनी ज्यादा छूट दो ताकि वो कहां पहुंच जाए, ताकि वो अपने प्लेइंग फील्ड वाले लेवल पर पहुंच जाए, जहां से वो भी जाके क्या कर सकता है, खेल सकता है। समझ गए कि नहीं? ये भी वहां पर पहुंच जाए। तो ये बात अपने दिमाग में याद रखे रहना कि ये सब कौन समझा रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेइंग फील्ड लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए कि अंबेडकर जी ने दिया था, और अंबेडकर जी ने इसको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो आपको ये सारी चीजें बढ़िया से याद हो जानी चाहिए कि हाँ ये सब सारी चीजें होती। अब ये बाबू लिखने वाली चीजें नहीं होती, इनको केवल समझने के लिए है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये भी बात आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जानी चाहिए कि हाँ यही चीजें थी, वरना चंपकम दोहरा राजन केस वो समझ में बहुत कम आता लोगों को। समझे कि नहीं? अब इतनी चीजें हो गई। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? अब केस खत्म होना है, तो अब क्या किया जाएगा? हम कहते हैं अब किया जाएगा संविधान संशोधन। अंबेडकर जी ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को हम ऐसे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये बनेगा 1951 में। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब इसमें क्या हुआ? इसमें संशोधन किया गया है। क्या जोड़ा गया? तो हम कहेंगे इसका मतलब इसमें क्या जोड़ा जाता है? ऐड का मतलब जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तो हम कहेंगे आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 15(4) जोड़ा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली थी उसकी बात को उठा के इसमें लिख दिया गया, और जो उसकी बात थी उसी को आज हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। इसलिए कभी अगर आरक्षण आता है तो याद रखे रहना कि आरक्षण कहाँ है? 15(4) में है। बढ़िया समझ लेना भैया। तो हम कहेंगे आर्टिकल 15(4) में क्या लिखी गई हैं? तो यहां पर लिखेंगे SC ST तथा बीकर सेक्शन, या इसमें आप OBC मेंशन कर दिया गया। समझ गए? को आरक्षण दिया जाएगा ताकि उनका क्या हो सके? कल्याण हो सके। और क्या? SC ST बीकर सेक्शन या OBC को क्या किया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा ताकि उनका क्या हो सके? कल्याण हो सके। और यहां पर बोला गया है राज्य जो है ना धनात्मक भेदभाव कर सकता है। राज्य धनात्मक भेदभाव कर सकता है। धनात्मक भेदभाव का संबंध इससे है जिससे कि उनका क्या हो? जिससे कल्याण हो। समझ गए? जिससे कल्याण हो। बताओ क्लियर हो रही चीजें कि नहीं? SC ST बीकर सेक्शन हो गया और यहां से आरक्षण दिया जाएगा, मतलब राज्य क्या कर सकती है? धनात्मक भेदभाव कर सकती है जिससे उनका कल्याण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक भेदभाव बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। आगे अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब आता है धीरे धीरे ऐसे ये चलती रहती हैं। अच्छा अगर ये बात बोल दी, आपसे पूछ ली जाए, चलो अभी नहीं पूछूंगा, लास्ट में पूछूंगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए ये सारी चीजें तो चलती गई, लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना % आरक्षण दिया जाए, कितना % आरक्षण दिया जाए। समझ गए? अब इसके लिए क्या होता है? फिर से क्या होता है? एक केस आता है। समझ गए? अब केस जो आता है तो हमने कहा कि वहां पर आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक केस बनता है। अब ये बना है 1992 में। 1992 में याद रख लेना, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस है कि मतलब इन्होंने, इंदिरा साहनी ने केस किया तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ किया, मतलब भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब भारत सरकार के खिलाफ किया। कहा कि तुम लोग आरक्षण दे रहे हो
ये बताओ कितना परसेंट आरक्षण होगा। मेरा दिमाग खराब है। अच्छा, आपका दिमाग खराब है तो अच्छा सुनो। अब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, जो BR अंबेडकर जी हैं, ये इन्होंने क्या बोला है, कहा कि देखो जो आरक्षण होगा ना, 2 आरक्षण 2 अच्छी चीज है आरक्षण, लेकिन याद रखे रहना आरक्षण 50% से अधिक ना हो। समझ गए? अगर आरक्षण 50% से अधिक हुआ तो याद रखे रहना जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर असर पड़ने लगेगा। अरे भैया, जिनको नॉलेज नहीं होगा वो प्रशासन कैसे चलाएंगे? अगर वो सब प्रशासन में जाएंगे, घूस लेंगे, फालतू काम करेंगे। अगर यही सब जब काम करेंगे तो बताओ क्या कर रहे हो बताओ, तो देश को ही बेच देंगे एक दिन। समझ गए? तो उन्होंने पहले ही लिख दिया संविधान में कि भैया आरक्षण दो, हम इसके सहमत में है, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा आरक्षण हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए क्या कहेंगे कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अगर 50% से ज्यादा आरक्षण है तो ये है गलत बात। क्या ये? तो हम कहेंगे ये है गलत बात। अब इंदिरा साहनी ने क्या कर दिया, कहा कि भैया कितना % आरक्षण दो बताओ, ओबीसी का कितना % आरक्षण दें। तो अब इस केस में आएगा, तो हम कहेंगे भैया जब ये केस आता, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, समझ गए? इसमें का जो परिणाम निकल के आएगा, समझ गए, निकल के आता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दो। कितना %? तो हम कहेंगे ओबीसी को कितना % देंगे? हम कहेंगे ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे। यहां लिखेंगे, इसमें से डिसीजन आता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दो। समझ गए? अब भैया 50% सब होना है, हम उसमें से 22% कौन लेके जा रहा है? SC और ST लेके जा रहा है। समझ गए ना? तो इंदिरा साहनी वाले केस में क्या आती है बात, तो हम कहेंगे 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। और इन्होंने क्या बना दिया, कहा एक और वर्ग बनाओ। तब यूनियन ने कहा क्या, कौन सा वर्ग बनाए बताओ? कहा कि क्रीमी लेयर बनाओ। क्या बनाओ? क्रीमी लेयर बनाओ। कोई ये नहीं कहेगा हिंदी बताओ, नहीं होती इसकी हिंदी। क्रीमी लेयर बनाओ। अब क्रीमी लेयर क्या होता है? कहा कि देखो ये ना ओबीसी के अंदर वाली चीजें हैं। जैसे ये मान लो कि इतना बड़ा सा ओबीसी है, इतना ऊंचा सा ओबीसी है। कह रहा ओबीसी में कुछ लोग इतने पे होंगे, 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 और कुछ लोग भैया बड़े अमीर होंगे, ऐसे बड़े अमीर होंगे। तो जो अमीर होंगे ना, ये जो लाइन बनाओगे जहां अमीर और गरीब का सॉरी, जहां पर अमीर और गरीब का वो लाइन बन जाता है, बैरियर बन जाता है, इसी लेयर को बोलते हैं क्रीमी लेयर। इसी लेयर को क्या बोलेंगे? क्रीमी लेयर बोलेंगे। और जो नीचे वाला होगा इसको आप आरक्षण दो, जो ऊपर वाला इसको आरक्षण ना दो। तो ये क्रीमी लेयर खत्म। समझ गए क्या है क्रीमी लेयर? हम कहेंगे ओबीसी बड़ा सा है तो उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। समझ गए? तो जो एक ऐसा लेयर बना दिया गया जहां से गरीब को नीचे कर दिया गया और अमीर को ऊपर कर दिया गया। तो जो अमीर हैं, समझ गए, जो अमीर है उनको आरक्षण ना दो ओबीसी में, और जो गरीब हैं उनको ओबीसी में आरक्षण दो। समझ गए? तो ये जो अमीर और गरीब का फासला बता रहा है ये क्रीमी लेयर। तो कहा भैया देखो कौन है गरीब, तो कहा कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो। समझ गए? 8 लाख से कम हो उनको आप क्या करोगे? उनको आप आरक्षण दोगे। और जिनकी इनकम 8 लाख के ऊपर है, समझ गए, हम कहेंगे जिनकी इनकम 8 लाख के ऊपर है तो आप क्या कहोगे? कहोगे भैया इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये कहां आया था केस? तो हम कहेंगे कौन से केस में ये बातें आई हैं? तो हम कहेंगे ये आया है इंदिरा साहनी वाले केस में। क्लियर हो रही है चीजें ना? हाँ, बढ़िया से पढ़ो। 8 लाख और यहां पर 8 लाख के ऊपर जो होंगे वो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो नीचे होंगे क्रीमी लेयर के उनको आरक्षण मिलेगा। उनकी इनकम सालाना की कितनी होगी? 8 लाख से कम होगी।
अब बात चल रही है कि इस इनकम को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए। पहले ये 3-4 लाख के आसपास थी जब केस आया था, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया है। अब इसको बढ़ा के 12 लाख किया जा रहा है कि मतलब जिनकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है वो गरीब हैं, उनको आरक्षण दो। वो आ रहे मेरी सरकार, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा। क्यों? वोट बैंक के चक्कर में केवल ये लोग क्या कर रहे हैं, देश को बेचने पे लगे हुए हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना कहा नहीं जाता कि इतना भी मत गिरो कि कभी उठ ही ना पाओ। सरकार वही कर रही है, इतना गिर रही है कि अगर एक बार हार गई ना दोबारा कभी जीतेगी नहीं। समझ गए कि नहीं? अब बताओ, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपया इनकम होगी वो गरीब बनेंगे? तो बताओ गरीब कहां जाएगा? जिसके घर खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेल्थ के लिए उनके पास पैसे नहीं कि इलाज करवा ले। एक अमीर जो है उसकी अगर हम देखेंगे जीवन प्रत्याशा कितनी है, हम कहते हैं तभी एवरेज 60 से 70 साल होगी, लेकिन एक गरीब की जो जीवन प्रत्याशा होती है मान के चलो कि 30 से 35 साल 40 साल दम तोड़ देता है बेचारा। ये गरीबों को ध्यान दे रही सरकार। खैर अलग टॉपिक आते हैं इसमें। क्रीमी लेयर, समझ गए? अब बताओ, ये आपको केस समझ में आ गया? तो इस केस से हमें इतनी चीजें मिल गई। अब और भी चीजें आती हैं। अब कहते हैं अब कौन सी केस आएगी भैया? अरे भैया केस पे केस आते हैं, 1 मिनट। ठीक ना? अब आगे चलते हैं। अब हमें दूसरे केस पे चलने हैं। दूसरा केस भी ऐसे मजे वाला केस ही है। अब भैया क्या किया जाता है, कहा बड़ा सब आरक्षण दे रहे हो, बड़ा सब आरक्षण दे रहे हो। अब यही आरक्षणों को लेकर ही बात चल रही है। कहता अब क्या आता है, अब कौन सा आरक्षण आता है? कहता देखो एक और केस आता है, उसको बोलते हैं अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो केस आता है ये आता है आपका 2008 में। कब आता है ये? 2008 में आता है। अब भैया 2008 में जब ये केस आता है, ये केस क्या कहता है? कहता भैया आपने जो आरक्षण दे रखा है ये तो अभी केवल कहां पर दे रखा है? सरकारी क्षेत्रों में दे रखा है। समझ गए? इस आरक्षण को और बढ़ाओ और प्राइवेट संस्थानों तक भी ले जाओ। समझ गए? इसमें कौन सी बात बोली गई है? इस केस के थ्रू एक संविधान संशोधन किया जाता है, उसको बोलते हैं 93वां, मतलब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2008। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक बात बोली जाती है कि आप जो आरक्षण दे रहे हो, 2 आरक्षण हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आरक्षण केवल सरकारी संस्थानों में ना देकर बल्कि प्राइवेट संस्थानों में भी दिए जाए। समझ गए? तो यहां पर क्या बात बोली गई है? तो हम कहेंगे कि सरकारी संस्थानों के साथ साथ सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट, मतलब निजी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाए। समझ गए? लिख लेना बढ़िया से। और ये बात ना लिख दिया गया, कहा कि आर्टिकल 15(5) बना दो और 15(5) में यही चीज लिख दो। समझ गए? कहा कि देखो अगर संविधान संशोधन है तो कोई ना कोई क्या करेगा? अनुच्छेद जुड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ? अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया और 15(5) में यह लिखा गया कि सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी संस्थानों में भी क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? कि अगर कोई सरकारी कॉलेज है वहां पर आप क्या कर रहे हो? SC ST तथा OBC को आरक्षण दे रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? निजी संस्थानों में भी आपको आरक्षण देना होगा। इसलिए याद रखे रहना, ये कौन से में आया था? तो हम कहेंगे 93rd संविधान संशोधन 2008 में
जोड़ा गया है अनुच्छेद 15(5) और 15(5) में लिखी गई है सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी संस्थानों में भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। ये बात इसमें लिखी गई है। बताओ क्लियर? क्लियर है? क्लियर? जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ी। अब एक और आता है ऐसे करके केस। अब कहेगा यह 15(6) भी तो कुछ था। हम कहेंगे हाँ 15(6) भी एक केस आता है। देखो क्या है 15(6), कैसे 15(6) बना है। 15(6) में अभी बताने कैसे बना। अब आता है एक और आता है केस, उसका नाम है जनहित अभियान। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। यहां भी एक केस बन जाता है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब भारत सरकार यार, ठीक ना। हम कहेंगे 2022। अब यहां पर भी एक केस बना। अब ये इस केस में क्या कहा, इस केस में जो आपका संविधान संशोधन होता है इसमें भी 103 मतलब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन आता है। ये आता है 2022 में। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया कि भैया जोड़ लो। क्या जोड़ लो? आर्टिकल 15(6) जोड़ लो। और इसमें लिख दो कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। समझ गए? इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 15(6) में कब जोड़ा, आपसे पूछेगा आर्टिकल 15(6) कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो याद रख लेना 103 वाले संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दो, 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण दिया जाएगा। कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक वीडियो बनेगा आरक्षण पे, क्योंकि आरक्षण इसमें हो नहीं पाया पूरा, ठीक ना। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तब तो भैया देखो आरक्षण अगर से दे ही रहे हो तो बताओ ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण था, 27%। तो हम कहेंगे एससी और एसटी वालों को मिलाकर कितना है, हम कहते हैं 22% इनको दिया गया आरक्षण। फिर बताओ अगर ईडब्ल्यूएस वालों को दिया जा रहा है तो कितना परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है, हम कहते हैं 10%। अरे बाबू ये तो मिला के सब कितने हो गए, 59% आरक्षण हो गया। 59% हो गया। भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि 50% से आरक्षण मत देना ज्यादा, ये तो 59% चला गया। समझ गए? अब आप कहोगे कि भैया देखो सरकार का कहना ये है कि ये जो 50% आरक्षण है ना उसमें से हम नहीं दे रहे हैं, हम अलग से दे रहे हैं। समझ गए? सरकार का कहना ये है कि ये जो 50% वाला आरक्षण है हम इसको उसमें नहीं दे रहे, इसको हम अलग से दे रहे हैं। अलग से का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि 100 वैकेंसी आई है, 100 वैकेंसी है, इसमें हम 49% आरक्षण तो इसमें से लेंगे, ठीक ना। और हम क्या करेंगे, उसमें से 10 सीट और निकाल देंगे, अलग से निकाल देंगे। ये कौन ले जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाले ले जाएंगे। समझ गए? मतलब जहां 100 वैकेंसी होगी वहां हम कितने वैकेंसी निकालेंगे, 110 वैकेंसी निकालेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है 50% वाले दायरे में नहीं आती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीजें हैं कि मतलब अब टोटल वैकेंसी कितनी आएंगी, 110 आएंगे। ये है आरक्षण। समझ गए? कुछ इतना घोष पांच है ना, जिंदगी इसी में नरक बन जाती है। कुछ समझ में आता होता नहीं है, सब उड़ते चले जाते हैं। अच्छा अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस क्या होता है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर हिंदी बताइए, अंग्रेजी नहीं समझ में आता। अरे भैया पहले फुल फॉर्म तो देखोगे। इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का मतलब ये हुआ कि जिनकी इनकम बहुत कम है, जनरल में है। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लेते हैं तिवारी है, शुक्ला है, ये सब में भी बहुत सारे गरीब होते हैं ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनको आर्थिक रूप से पिछड़ा बोला जा रहा है। क्योंकि ये कास्ट के रूप से तो पिछड़े हैं नहीं, तो ये तो कास्ट के रूप से आगे हैं। समझ गए? ये तो कास्ट के रूप से आगे हैं। तो कास्ट के रूप से अगर से ये पिछड़े होते तब इनको भी इसमें रखते, SC या ST में रखते।
लेकिन ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए इनको क्या किस में रखा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इनको क्या बोला जाता है, ईडब्ल्यूएस। इनको कितने % आरक्षण है, 10% आरक्षण इनको भी दिया जा रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अपने बात अपने दिमाग में रख लेना कि ओबीसी को 27% आरक्षण है, एससी और एसटी को 22% है, जिसमें से एससी को 15% है और एसटी को 7% है। इनको ऐसे लिख भी देता हूं, ये 15% पे हैं और ये 7% पे पहुंच रहे हैं। इनको इतना है, सभी को मिला के इतना आरक्षण इस समय चल रहा है। समझ गए? अब आरक्षण वाले चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन ये है, अब ये सब पहले हटा दो, आप बताओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, आरक्षण भारतीय संविधान में, आरक्षण भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन से, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? इसका उत्तर आप कमेंट में देखो, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना? देना जरूर, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक ना?